योगा जर्नीज अंतर्बोध पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ज्ञानोदय की आंतरिक तकनीक। हम एक गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या ज्ञानोदय मतलब एनलाइटनमेंट सिर्फ कोई रहस्यमयी आध्यात्मिक चीज है, या फिर ये हमारे शरीर में, खासकर हमारे मस्तिष्क में सच में होने वाली कोई बायोलॉजिकल घटना भी है? हमारे पास जो जानकारी है वो प्राचीन योग शिक्षाओं और आजकल की न्यूरोसाइंस के बीच एक कनेक्शन देखती है। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं कि कैसे योग अभ्यास हमारे ब्रेन की छिपी हुई शक्तियों को जगा सकते हैं। नमस्ते। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प संगम है जहाँ पुराना ज्ञान और नया विज्ञान मिलते हुए दिख रहे हैं। योग में समाधि या ज्ञानोदय को तो चेतना की सबसे ऊंची अवस्था माना गया है, मतलब अहंकार और विचारों के पार एकदम शुद्ध जागरूकता। इसे तुरिया भी कहते हैं, है ना? मतलब चेतना की चौथी अवस्था जो जागने, सपने देखने और गहरी नींद से भी परे है। और अब विज्ञान में ये पूछ रहा है कि क्या इस अवस्था का कोई न्यूरोलॉजिकल आधार है? हाँ, और ये बात उभर कर आती है कि न्यूरोसाइंस ब्रेन वेव्स की अलग अलग स्टेट्स को पहचानता है, जैसे बीटा जब हम सोच रहे होते हैं, अल्फा आराम में, थीटा गहरे ध्यान में और डेल्टा गहरी नींद में। हाँ, और कमाल की बात यह है कि योग के अभ्यास जैसे ध्यान और प्राणायाम, वो सांस पर कंट्रोल, ये सीधे इन वेव्स पर असर डालते हैं। बिल्कुल, और बात इससे भी आगे जाती है। असल में जो लोग बहुत एडवांस लेवल का ध्यान करते हैं उनमें बढ़ी हुई गामा तरंगों की एक्टिविटी देखी गई है। और गामा तरंगे तो जुड़ी हैं हाई लेवल की अवेयरनेस, करुणा और गहरी समझ, मतलब इनसाइट से। तो ये इशारा है कि जिसे योगी समाधि कहते हैं वो शायद एक खास न्यूरोफिजियोलॉजिकल अवस्था है जिसे मापा जा सकता है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि ये गामा एक्टिविटी ब्रेन के उन हिस्सों को बदल सकती है जो सहानुभूति और भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। मतलब ध्यान हमें दिमागी स्तर पर वाकई ज्यादा करुणामय बना सकता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, और वो तीसरी आंख या आज्ञा चक्र, योगिक एनाटॉमी में तो इसे इंट्यूशन और अंदरूनी नजर का सेंटर मानते हैं। क्या इसका कनेक्शन ब्रेन की पीरियल ग्लैंड से जोड़ा गया है, वो जो हमारे सिर के लगभग सेंटर में होती है? हाँ, ये सवाल उठता है। बिल्कुल, देखिए, पीनियल ग्रंथि को हम मुख्य रूप से तो मेलाटोनिन हार्मोन बनाने के लिए जानते हैं और हमारे सोने जागने के साइकिल, मतलब सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कुछ रिसर्चर्स और आध्यात्मिक विचारक ये भी मानते हैं कि ये चेतना की जो बदली हुई अवस्थाएं होती हैं, मतलब सामान्य से अलग अनुभव, उनमें इसकी भूमिका हो सकती है। तो ये विचार कि तीसरी आंख सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि हमारे ब्रेन में एक असली बायोलॉजिकल दरवाजा हो सकती है जो शायद ऊंची जागरूकता के लिए खुलता है, ये सोचने लायक बात है। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है, ये पक्का है। अगर तीसरी आंख चेतना का एक दरवाजा हो सकती है तो योग में एक और शक्तिशाली एनर्जी की बात होती है, कुंडलिनी। कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी के बेस पर सोई हुई एक सर्प जैसी ऊर्जा है जिसके जागने और ऊपर उठने पर चेतना और शरीर में गहरा बदलाव आता है। क्या इसे भी ब्रेन से जोड़ा गया है? देखिए, कुंडलिनी जागरण के जो अनुभव होते हैं वो काफी इंटेंस हो सकते हैं, जैसे अचानक तेज रोशनी दिखना या शरीर में अजीब सी झंझनाहट होना या दुनिया को देखने का नजरिया ही एकदम बदल जाना। जानकारी ये बताती है कि ऐसे अनुभव ब्रेन के जो इमोशनल और रेगुलेटरी सेंटर्स हैं उनकी गहरी एक्टिविटी से जुड़े हो सकते हैं। इसमें लिम्बिक सिस्टम आता है जो हमारी भावनाओं और यादों को प्रोसेस करता है। साथ ही हाइपोथैलेमस और थैलेमस भी, जो शरीर के कई ऑटोमेटिक काम और सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये मुमकिन है कि कुंडलिनी का वो सिंबॉलिक सांप वो असल में हमारे अंदर छिपी हुई, सोई हुई न्यूरल शक्ति का ही प्रतीक हो जिसे जगाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि योग सिर्फ एक विश्वास की बात नहीं बल्कि एक तरह का प्रैक्टिकल साइंस है, जैसे क्रिया योग, प्राणायाम, गहरा ध्यान, मंत्र जाप, ये सब क्या ब्रेन और शरीर की सूक्ष्म ऊर्जाओं को जगाने के टूल्स हैं? हाँ, सही समझ रहे हैं। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे प्राणायाम या सांस कंट्रोल की तकनीकें हैं, वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर असर डालकर ब्रेन की स्टेट बदल सकती हैं, जिससे शांति या फोकस बढ़ता है। इसी तरह जब इन तकनीकों का अभ्यास एक इरादे और नियमितता से किया जाता है तो वे ब्रेन के खास सेंटर्स को एक्टिवेट कर सकती हैं, हार्मोन का बैलेंस बदल सकती हैं और हमारी समझ को और बारीक बना सकती हैं।
योग की ये तकनीक कहीं बाहर से नहीं लानी है, ये हमारे अपने सिस्टम के अंदर ही है। इसे एक्टिवेट करने की चाबी है जागरूकता, अनुशासन और सही अंदरूनी अलाइनमेंट। तो फिर निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है जैसे पुराने योगी एक तरह से चेतना के न्यूरो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बाहरी मशीनों से नहीं बल्कि अपनी ही अवेयरनेस से मन और मस्तिष्क का नक्शा बनाया। हाँ बिल्कुल। और जैसे जैसे विज्ञान इन पुरानी बातों की गहराई समझ रहा है, हम ये महसूस कर रहे हैं कि ज्ञानोदय का रास्ता शायद कोई रहस्यमयी कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे अपने शरीर और ब्रेन के अंदर मौजूद एक आंतरिक तकनीक है जिसे एक्टिवेट किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि हमारा ह्यूमन सिस्टम बना ही है इस तरह के ऊंचे अनुभवों के लिए। और उन प्राचीन योगियों ने शायद इसके कोड्स या सूत्र छोड़े हैं, जिन्हें हम अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये आंतरिक तकनीक हम सबके अंदर मौजूद है, तो व्यक्तिगत स्तर पर मतलब पर्सनली इसे जगाने और अनुभव करने के लिए वाकई क्या चाहिए? शायद जवाब चेतना की गहराइयों में ही है। इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।